सॉरी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो हम इसमें पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे जून 2024 का। पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पीवाईक्यू जो जनवरी 2025 में आया था पेपर, वो वाला कंप्लीट किया था। अब हम इसमें जून 2024 को कंप्लीट करेंगे एंड मैं बोलूँ मोर और लेस जो पैटर्न है इट इज सेम। ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम हमें फिर से मतलब प्रैक्टिस करनी थी और नई नई चीजें इसमें है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 1 है हमारा, फिर से केस स्टडी है। ठीक है, पहले वाले में भी केस स्टडी थी, इसमें भी केस स्टडी है। इसमें उसने बोला कि आप परफॉर्मेंस बताओ दोनों डिविजन्स का और आरओई के बेसिस पे। आरओई का फॉर्मूला आप याद करने की कोशिश करो, क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, इसका मतलब कि क्या होना चाहिए हमारा? NOPAT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद 100। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप साथ में ही जितनी बारी सुनेंगे या बोलेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। आपको अलग से कॉपी पेंसिल उठा के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ साथ ही हम याद करते चलेंगे। और अगर लगे तो ये वीडियोस को बार बार देख लेना, दैट इज इनफ। नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना है इन सब चीजों में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गिवन डिटेल्स वैसी दे रखी है कि रेवेन्यू है हमारे पास दोनों का, EBIT है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल इसमें भी दोनों सेम है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, टैक्स रेट दे रखा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। सब कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही एकदम ऐसे ही। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें NOPAT निकालना है। NOPAT या EBIT आफ्टर टैक्स, बात इक्को है। ठीक है, चलो इसमें हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कि इसमें हमारी इक्विटी प्लस डेट दोनों का सम अप करेंगे और दोनों की ही डिवीजन का करेंगे। तो जैसे कंज्यूमर वाले जो डिवीजन है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका हमारा कैपिटल अमाउंट है 36,37,000। ठीक है, और इसमें भी 36,37,000 है। ठीक है, उसमें प्लस हमने क्या कर दिया, 3,53,000 ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड 3 लाख फॉर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। दोनों को प्लस करके हमारी ये कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। टोटल हम कैपिटल कितनी लगी है। साथ में अब हमने क्या कर लिया, NOPAT निकाल लिया। NOPAT का फॉर्मूला हमें पता है कि EBIT मल्टीप्लाई में EBIT माइनस टैक्स रेट। मतलब आप अगर इसको फॉर्मूले को और खोलोगे तो क्या होगा, EBIT में से जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है उसको माइनस करना, हमारा ये NOPAT होता है। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। EBIT हमारे पास है दिया हुआ है, उसने सीधा सीधा उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया। या तो उसको सीधा आप बोलोगे कि 30% था, ये 70% कैसे हो गया, है ना? ये तो आपको परेशानी लग रही होगी। अगर आप इसको अंदर पूरे फॉर्मूले को खोल के आंसर निकाल लो तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ये तो 1 में से 30 माइनस करेंगे तो वो 70% होगा, तो इसलिए 70% से डायरेक्ट कैलकुलेट करके ये हमारा NOPAT भी आ गया। NOPAT को हमने जब फॉर्मूले में ROI के फॉर्मूले में डाला NOPAT और कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो हमारा ये आंसर आ गया। जितना ज्यादा हमारा ROI उतना हमारा बेनिफिट होता है। तो इसलिए हम बता देंगे कि हमारा जो कंज्यूमर का ROI है दैट इज हम बोल सकते हैं मोर एफिशिएंट और स्लाइटली बेटर इन कंपैरिजन टू द कमर्शियल ROI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो से क्वेश्चन रिपीटेटिव वाले हैं एग्जैक्टली सेम वाले हैं वो मैंने ना स्किप कर दिए कि मैं जो न्यू कंसेप्ट है उसको मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ द ड्यू पॉइंट एनालिसिस ऑन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैलकुलेट द इंटरप्रेटिव इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इट्स कंपोनेंट। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है? ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का, कि नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई विद एसेट टर्नओवर देन मल्टीप्लाई विद इक्विटी मल्टीप्लायर। 3 चीजें होती हैं इसमें, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। इन तीनों को हम जब कहते हैं सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ROE निकलेगा। यही हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस कहता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आपका किससे, आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट देखना है। कंपैरिजन आप क्या करोगे, अपना रेवेन्यू देखोगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स की कितनी सेल्स पे आप कर पा रहे हो। सो नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स। ऐसे टर्नओवर में देखेंगे कि सेल्स कितनी हो पा रही है
जितनी आपने एसेट्स लगाई है उसके बेसिस पे, और इक्विटी मल्टीप्लायर की जितने आपने एसेट्स लगाए हैं उसमें कितना, उसमें इक्विटी का शेयर है, मतलब कितना इक्विटी का पैसा लेकर के आपने उसमें एसेट्स लगाया है। और इन सबको जब आप एक ही लाइन में इक्वेट करोगे तो सेल्स से सेल्स कट जाएगा, टोटल एसेट्स से टोटल एसेट्स कट जाएगा, आपका आंसर नेट इनकम अपॉन में इक्विटी आ जाएगा। यही 2 पॉइंट का फॉर्मूला कहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है कि भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक तरीके से क्या दिखाती है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है कि कितना आपका जो एक मैं बोल सकती हूँ मैकेनिज्म है या आपका बिजनेस है, वो कितना प्रॉफिट जो है जनरेट कर पाता है, ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग से। एसेट टर्नओवर है हमारे की जो दिखाता है कि कितना एफिशिएंटली आप अपने एसेट्स को यूज करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। एंड इक्विटी मल्टीप्लायर आपको बताता है कि आप कितना फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करते हैं, ठीक है। हायर मतलब फाइनेंशियल लिवरेज का जितना आप हायर होगा तो उसका मतलब आपने उतना डेट यूसेज किया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस क्या है यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट इनकम इंक्रीज अगर होती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका आरओई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर एसेट टर्नओवर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि आपका आरओई जो है वो इंप्रूव हो रहा है और आपका एफिशिएंट ऑफ द यूजेस हो रहे हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं हायर रिस्क में, क्यों, क्योंकि डेट कुड बी बिकॉज ऑफ आपने डेट ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी मल्टीप्लायर अगर वो आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका इक्विटी हो सकता है कम है, बट आपने डेट से एसेट ज्यादा खरीद रखी है, तो अगर आपने डेट से ज्यादा एसेट खरीद रखी है तो डेट कुड बी अ हायर रिस्क, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है आपको। तो पहले वाली दो रेशियोज का इंक्रीज होना आपके लिए बेनिफिशियल है, बट थर्ड वाली का इंक्रीज होना आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये आपको इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस याद रखने पड़ेंगे अगर इंटरप्रिटेशन आता है तो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द डिटेल्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलोड बाय म्यूचुअल फंड्स एंड एनबीएफसीएस। बहुत इजी है कि क्या क्या फ्रेमवर्क यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीएस। आपको सोचो ना क्या होगा म्यूचुअल फंड और एनबीएफसीएस के लिए, क्या होगा भैया, हर एक चीज तो ये अपने दिमाग से तो चलते नहीं है, सब कुछ इनके ऊपर किसने रेगुलेशन दी होती है, सेबी ने करी होती है, तो गवर्न बाय द सेबी, ठीक है। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, आप सेबी लिख दोगे दैट इज इनफ, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मस्ट बी कंप्लाई विद सेबी गाइडलाइन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुलफिल होने चाहिए, आईसीए की गाइडेंस जो है वो भी म्यूचुअल फंड की वो भी फुलफिल होनी चाहिए, डिस्क्लोजर आपको क्या क्या होना चाहिए, एनएवी कंप्यूटेशन होनी चाहिए कि मेन तो आपका म्यूचुअल फंड काम क्या करता है, एनएवी तो मेन उसमें तो मेन उसका मेन गेम प्लान होता है, तो वो सब चीजें आपकी कंप्यूटेशन होनी चाहिए, स्कीम वाइज उसकी परफॉर्मेंसेस पता होनी चाहिए, सब कुछ आप बताओ उसमें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सरप्राइजेस लेकर के आ रहे हो, सरप्राइजेस यहाँ पे नहीं चाहिए, आप के टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट द वैल्यूएशन पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज, रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एनबीएफसीज में क्या होगा, ये भी भैया आरबीआई से के द्वारा ही गवर्न की जाती है, कंपनीज एक्ट 2013 का आप रेफरेंस दे सकते हैं, इंडियन एएस का आप एप्लीकेबिलिटी बता सकते हो, ठीक है। और आरबीआई की जो डायरेक्शंस होते हैं उसको फुलफिल करती है, तो क्या क्या इसको फॉलो करने की जरूरत है कि भैया शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट, लोन लॉस प्रोविजनिंग जो है इसको मेंटेन करके चलनी चाहिए, क्रेडिट लॉस मॉडल जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, फेयर वैल्यू क्लोजर, लिक्विडिटी रिस्क की रिपोर्टिंग करती रहनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत इजी था, ये आप अपने हिसाब से ही स्कोर भी अच्छा खासा बना सकते हो, इसलिए मैंने ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। दैट इज मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है एनबीएफसीएस एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद आता है लीज केस वही वाला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बट हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो हमें जितना हो सके उतने क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या देखा है, टर्म जो दे रखी है 5 साल की दे रखी है, लीज टर्म, यूजफुल लाइफ हमारे 25 साल है, ठीक है। फिर से इसमें इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया ये ऑपरेटिंग काउंट होगी या फाइनेंसिंग काउंट होगी, तो आप भैया कैलकुलेट करके देख लो कि भैया ये जो 5% है डिवाइड बाय 25 करके देखोगे, आप बोलोगे 20% है, बट एज पर द जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 75% से ज्यादा होगी तो ही हम उसको फाइनेंसिंग कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप भी नहीं है, तो इसलिए ये कौन क्या कहलाएगी, आपकी ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी, ठीक है। अब वही फिर से इसने क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया एसेट्स खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो रीजन क्या क्या है कि हमें लीजिंग प्रेफर करनी चाहिए, लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, टैक्स एडवांटेज, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट या जो हम एक तरीके से दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अपने शो करने की नहीं है, वो हमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ऑब्सोलेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो सब चीजें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारा उसमें आ जाएगा कि क्यों हमें लीज
प्रेफर करनी चाहिए रेदर देन द मैं बोलूंगी बाय। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे थ्योरेटिकल था। अगर ज्यादा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दोगे, दैट इज फाइन। अगर आपको ज्यादा लगता है ज्यादा नंबर का है, तो आपको जो मैंने प्रैक्टिकल दोनों तरीके बताए हैं कि टैक्स सेविंग के बेसिस पे प्लस पीवी की बेसिस पे, दोनों तरीके से आप प्रैक्टिकल को करके दिखा करके बता सकते हो कि लीज हमें क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ये भी हमें पता ही है कि ओनरशिप इसमें ट्रांसफर हो जाती है, नॉट ट्रांसफर इन ऑपरेटिंग बट ट्रांसफर इन फाइनेंशियल। ड्यूरेशन इसमें शॉर्ट टर्म रहती है, इसमें लॉन्ग टर्म रहती है। इसमें आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाओगे भी तो सिर्फ आप लायबिलिटी दिखा सकते हो ज्यादा, मतलब ठीक है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पर आपको आप इसे एसेट्स में